नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 6 पार्ट सी में, जहां हम आज पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ईसीई IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे मैंने बताया, आज हम पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस के बारे में। अगर हम बीपीएसके की बात करें, क्यूपीएसके की बात करें, 16 QAM की बात करें और जेनरिक फॉर्म ऑफ MREPSK या MRE QAM की बात करें, आप देखोगे जैसे हम M की वैल्यू या नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल बढ़ा रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ सिंबल्स बढ़ा रहे हैं, M बढ़ा रहे हैं या नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल बढ़ा रहे हैं, K बढ़ा रहे हैं, तो आपकी जो मॉड्यूलेशन है वो और अत्यधिक बैंडविड्थ एफिशिएंट बन जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आप नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल बढ़ा सकते हो और आप सेम बैंडविड्थ के अंदर ज़्यादा डेटा भेज सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा, अगर आपको याद होगा, जब हमने MRE QAM के बारे में पढ़ा था, जैसे आप K की वैल्यू बढ़ाते हो तो आपकी नंबर ऑफ सिंबल्स भी बढ़ जाती है और सेम बैंडविड्थ में, आपकी जो भी बैंडविड्थ है, सेम बैंडविड्थ में आप नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा भेज पा रहे हो। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कोई एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपके पास समझिए बैंडविड्थ 1 मेगाहर्ट्ज़ है और अगर आप बीपीएस के भेज रहे हो तो आप जनरली 1 मेगाबिट्स, अगर मैं आइडियल नाइक्विस्ट ISI क्राइटेरिया फॉलो करूँ तो जनरली 1 मेगाबिट्स आप भेज सकते हो। लेकिन अगर आप QPS की यूज़ कर रहे हो तो आप जनरली 2 मेगाबिट्स भेज सकते हो। अगर वही मैं 16 QAM का मॉड्यूलेशन का प्रयोग कर रहा हूँ तो हम जनरली 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड सेम बैंडविड्थ में भेज सकता हूँ। क्योंकि अगर आप गौर फरमाओगे तो जो BPSK में होता है वो 1 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज का उसमें स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी होती है। QPSK में 2 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज की स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी होती है और जो 16 QAM है उसमें 4 बिट्स पर सेकंड पर हर्ट्ज की स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी होती है। तो ये जनरली बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस होते हैं, जहां पर आप नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल बढ़ा के सेम बैंडविड्थ के अंदर ज़्यादा डेटा भेज सकते हो। इसका एक डिसएडवांटेज जो हमने पढ़ा था बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस का, ये होता है क्योंकि आप नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल बढ़ा रहे हो तो इसमें आपको ज़्यादा पावर लगेगी अगर आपको सेम परफॉर्मेंस मेंटेन करना है। अगर आपको सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जैसे 10⁻³ या 10⁻5 या 10⁻7 मेंटेन करना है तो आपको EB/NO की वैल्यू भी उसके प्रोपोर्शनली बढ़ानी पड़ेगी। तो ये एक बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस का ड्रॉबैक है। एक और ड्रॉबैक जो हमने पढ़ा था वो है क्योंकि इसकी टाइम वेरिंग जो होता है वो एनवेलप होता है, इसका एनवेलप कांस्टेंट नहीं होता है। क्योंकि ये एनवेलप कांस्टेंट नहीं होने की वजह से इसमें आप एक हाई एफिशिएंट पावर एम्पलीफायर्स, जो नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर्स है, उसका उपयोग जनरली नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने उसका उपयोग किया तो आउटपुट में आपके सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएंगी या क्लिप हो जाएंगी, उसकी वजह से आपकी जो रिसीवर में काफ़ी सिग्नल डिग्रेडेशन होगा। तो ये 2-3 ड्रॉबैक है बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस के, जो हमने विस्तार में लास्ट फ्यू लेक्चर्स में पढ़ा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस। पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस की एक महत्वपूर्ण खूबी ये है कि इसमें आप बेसिकली नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे जो बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस है और जिसे हम लीनियर मॉड्यूलेशंस भी बोलते हैं, उनका उसमें एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आपका इनपुट इस तरह से वेरी हो रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का अगर इनपुट इस तरह से वेरी हो रहा है, तो आउटपुट भी, जो आउटपुट वेवफॉर्म्स है, कैरियर वेवफॉर्म है, जो आउटपुट का वेवफॉर्म है वो भी उसी तरह से वेरी होगा। वो बेसिकली लीनियरली रिप्रोड्यूस करता है इनपुट वेवफॉर्म को। तो ये एक प्रॉपर्टी है बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस की या लीनियर मॉड्यूलेशंस की। अब हम आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस। तो पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशन जैसे मैंने बताया, वो उसका एक प्रॉपर्टी ये होता है कि उसमें जो इन्वेलप होती है, आउटपुट की जो इन्वेलप होती है कैरियर वेवफॉर्म की, वो कांस्टेंट होती है, बकायदा वो जनरली मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वजह से वेरी नहीं होती है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कि नॉन लीनियर मॉड्यूलेशंस, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज कांस्टेंट। जो आपकी जो ट्रांसमिटेड कैरियर वेवफॉर्म है उसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होती है रिगार्डलेस ऑफ द वेरिएशन इन द मॉड्यूलेटिंग डिजिटल सिग्नल। दैट मीन्स अगर आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो वेरी भी हो रहा है तो आपको, लेकिन आउटपुट जो होगी, जो आउटपुट कैरियर वेवफॉर्म होगी, उसकी कांस्टेंट इन्वेलप होगी, उसमें कोई एम्पलीट्यूड वेरिएशन नहीं आएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वजह से। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस का। इसको और बेहतर समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आप हमने पढ़ा था कि आप अगर QPS के वेवफॉर्म या 16 QAM वेवफॉर्म भेज रहे हो, खास कर चलिए 16 QAM वेवफॉर्म का एग्जांपल लेते हैं, जहां हम 4 बिट्स को एक सिंबल में मॉड्यूलेट
करते हैं। समझिए आपका कोई 4 बिट्स ऐसे हो गए, 4 ज़ीरोज़ हो गए, 4 बिट्स हो गए, ऐसे ऐसे कोई बिट्स है। सिमिलरली अगर 16 बिट्स इस तरह के, 16 सिंबल्स इस तरह के हो जाते हैं 16 QAM के लिए। तो इसमें जो कैरियर वेव जो होता है उसमें आप कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड भी मॉडुलेट करते हो और उसका फेज भी मॉडुलेट करते हो। तो जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है वो दो वैल्यूज ले सकता है, जो आपको याद होगा हमने पढ़ा था, या तो 3 ले सकता है, या तो 1 ले सकता है, या तो -3 ले सकता है, या तो -1 ले सकता है। 4 डिफरेंट एम्पलीट्यूड वैल्यूज वो ले सकता है कॉरस्पॉन्डिंग टू आपकी मैपिंग कैसे हुई है बिट से सिंबल की। इसमें देखो कि 16 QAM में जनरली आपका जो कैरियर वेव है, जो जैसे cos 2 पाई FCT AM cos 2 पाई FCT प्लस फाई, तो इसमें जो हो रहा है वो आपका एम्पलीट्यूड भी वेरी हो रहा है और फेज भी वेरी हो रहा है। ये एम्पलीट्यूड के वेरिएशन की वजह से जो आपके जो आउटपुट होता है कैरियर वेव का QAM के सिग्नल के अकॉर्डिंगली, उसमें एम्पलीट्यूड वेरिएशन भी आ जाता है, क्योंकि आपका जो मॉडुलेटिंग सिग्नल है, क्योंकि आपने जो बिट्स सिंबल में मैपिंग किया है उसमें एम्पलीट्यूड भी वेरी हो रहा है, उसकी वजह से आपके जो कैरियर वेव है उसमें एम्पलीट्यूड में भी फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं नॉन कांस्टेंट इन्वेलप। और ये बेसिक प्रॉपर्टी है लीनियर मॉडुलेशंस की और या बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉडुलेशंस की। नॉन कांस्टेंट एनवेलप जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लीनियर मॉडुलेशन या बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉडुलेशंस की। लीनियर मॉडुलेशन जैसे मैंने पहले बताया, लीनियर मॉडुलेशन का मतलब जो आपका जो कैरियर वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो लीनियरली वेरी कर रही है, जैसे आपकी मॉडुलेटिंग सिग्नल है। जैसे 16 का हमका एग्जांपल जैसे आपकी एम्पलीट्यूड वेरी हो रही है, कभी -1 हो रही है, कभी -3 हो रही है, कभी +1 हो रही है, कभी +3 हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड भी वेरी हो रही है, इसलिए ये लीनियर मॉडुलेशन है। इसे हम जैसे नॉन कांस्टेंट एनवेलप भी होता है, कैरियर वेव में नॉन कांस्टेंट एनवेलप जनरेट होता है, और इसके हम बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉडुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि आप नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल इसमें बढ़ा के भेज सकते हो। जैसे मैंने 16 QAM का एग्जांपल दिया, अगर मैं 64 QAM भेज रहा हूं तो बेसिकली मैं 6 बिट्स पर सिंबल भेज रहा हूं। अगर मैं समझे 256 QAM भेज रहा हूं तो बेसिकली मैं 8 बिट्स पर सिंबल भेज रहा हूं। जैसे आप नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल बढ़ाओगे, आपकी ऑब्वियसली सेम बैंडविड्थ के अंदर आपकी डेटा रेट प्रोपोर्शनली बढ़ेगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपके बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉडुलेशंस का। जब मैं पावर एफिशिएंट मॉडुलेशंस की बात करूं, पावर एफिशिएंट मॉडुलेशंस में पावर एफिशिएंट मॉडुलेशन से बेसिकली आपकी जो एम्पलीट्यूड है कैरियर वेव की, वो आपके मॉडुलेटिंग सिग्नल के वेरिएशन से वेरी नहीं होगी। तो बेसिकली जैसे मैंने अगर आपको बोलो 16 FSK की बात करूँ, या समझिए मैं 4 FSK की बात करूँ, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की बात करूँ, या तो फिर 16 FSK की बात करूँ, तो इसमें जो होगा वो आपके कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी सिर्फ चेंज होगी, कभी बढ़ेगी कभी कम होगी, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडुलेशन वेवफॉर्म। इसमें आपके एम्पलीट्यूड वेरिएशन नहीं होगी। जो इसमें जो आपकी वेरिएशन होगी वो सिर्फ कैरियर फ्रीक्वेंसी में होगी, FC प्लस सम आई डेल्टा। इसको मैं वापस लिख लेता हूँ यहाँ पर। इसमें जो वेरिएशन होगी वो सिर्फ आपके फ्रीक्वेंसी में होगी, इसमें एम्पलीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं होगी। तो आपका जो मॉडुलेटिंग वेवफॉर्म होगा आउटपुट में, उससे मैं इस तरह से जो एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, और जो आपका वेरिएशन आएगा वो बेसिकली आपके फेज में आएगा। जो वेरिएशन आएगा वो आपके जनरली सिर्फ फ्रीक्वेंसी में आएगा। तो इसे बेसिकली हम कहते हैं कांस्टेंट एनवेलप मॉडुलेशन, क्योंकि आपके जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड वेरी नहीं हो रहा मॉडुलेटिंग सिग्नल के मुताबिक, वो सिर्फ आपका फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है, आपकी जो कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, जिसे हम जैसे नॉन कांस्टेंट एनवेलप मॉडुलेशन और पावर एफिशिएंट मॉडुलेशन के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में और अधिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि इसका इन्वेलप जो होता है कैरियर वेव का वो कांस्टेंट होता है, तो आप जो हाई एफिशिएंट पावर एम्पलीफायर्स है, नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर्स है, वो आप यूज कर सकते हो। इसकी वजह से आपकी जो पावर एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है मॉडुलेशन में, क्योंकि आप जनरली जैसे मैंने बताया इसमें आप एक हाईली नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं जो हाईली पावर एफिशिएंट होता है। इसकी वजह से आपकी जो पावर एफिशिएंसी इस मॉडुलेशन की वो बढ़ जाती है, इसलिए हम इसे पावर एफिशिएंट मॉडुलेशंस भी कहते हैं।
तो ये ऐसे बताया क्योंकि आप नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये लेस सेंसिटिव होता है एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शंस के लिए। अगर आपके चैनल के या हार्डवेयर के द्वारा जो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन जनरेट हो रही है वो लेस सेंसिटिव होता है ये मॉड्यूलेशन उस डिस्टॉर्शंस के लिए, और इसलिए आप हाईली एफिशिएंट नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर लाइक क्लास सी पावर एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें एक मेजर ड्रॉबैक ये होता है क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ आपके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सॉर्ट ऑफ टेक्निक है, तो ये ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशन के। तो ये ड्रॉबैक हमने देख लिया इसमें क्योंकि ये पावर एफिशिएंट है बट ये बैंडविड्थ एफिशिएंट नहीं है। इफ आई कंपेयर, इफ मैं इस मॉड्यूलेशन स्कीम को बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स लाइक जैसे 16 कोएम की बात करें, 64 कोएम से कंपेयर करूं तो ये मॉड्यूलेशन उतना बैंडविड्थ एफिशिएंट नहीं है। अगर आपको सेम बैंडविड्थ में इसकी जो बैंडविड्थ एफिशिएंसी है वो कम है एज कम्पेयर टू अ बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशन लाइक 64 कोएम और 256 कोएम। तो इसकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है वो भी लोअर है एज कम्पेयर टू लीनियर मॉड्यूलेशन। तो इसकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जो होगी नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड पर हर्ज वो काफ़ी कम होगी एज कम्पेयर टू बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशन लाइक 64 कोएम, 256 कोएम इत्यादि। तो कुछ एग्जाम्पल जो पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस के वो हैं, एक तो है एमएरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग जिसके बारे में हम और अत्यधिक जानकारी नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में पढ़ेंगे। वो एक बहुत ही पॉपुलर मॉड्यूलेशन स्कीम था 2G स्टैंडर्ड्स में। अगर आपको याद होगा जो 2G स्टैंडर्ड में उसका मॉड्यूलेशन स्कीम जो यूज़ होता है वो है गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग। गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग एमएरी एफएसके का ही वेरिएशन है। तो जैसे मिनिमम शिफ्ट कीइंग, जैसे मैंने बताया आपको कि मिनिमम शिफ्ट कीइंग इज सॉर्ट ऑफ अ वेरिएशन ऑफ एमएरी एफएसके। तो एक मिनिमम शिफ्ट कीइंग जो 2G स्टैंडर्ड में गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग के माध्यम से जाना जाता है वो एक बेसिकली वेरिएशन है पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशन का ही। So MSK implies a minimum frequency separation that allows orthogonal detection। ये हम इसके बारे में और अधिक जानकारी कुछ आगे स्लाइड्स में और पढ़ेंगे। और गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग, जब आप गॉसियन फिल्टर मिनिमम शिफ्ट कीइंग के साथ यूज़ कर लेते हो तब उस मॉड्यूलेशन को हम जनरली गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग के नाम से जानते हैं। तो फीचर्स ऑफ, तो हम इस लेक्चर में बेसिकली ज़्यादा फोकस मिनिमम शिफ्ट कीइंग पे रखेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर मॉड्यूलेशन स्कीम था 2G स्टैंडर्ड के लिए जिसे हम गॉसियन मिनिमम शिफ्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ पर जो ये फर्स्ट डिजिटल मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड था जो अब 2G सिस्टम्स में उपयोग किया गया था। जैसे मैंने बताया कुछ फीचर्स है मिनिमम शिफ्ट कीइंग के। इसका एक कांस्टेंट एनवेलप होता है। इसका एनवेलप जो होता है कैरियर वेव का वो आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मुताबिक चेंज नहीं होता है। इसकी वजह से आप हाईली एफिशिएंट नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर्स का उपयोग कर सकते हैं। ये एक एफएसके सिग्नल है, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग सिग्नल का वेरिएशन है जैसे मैंने बताया विद बाइनरी सिग्नल फ्रीक्वेंसीज ऑफ FC प्लस 1/40 एंड FC माइनस 1/40। इसके बारे में हम आगे और जानकारी प्राप्त करेंगे जब हम इसे कोसाइन और साइन से वे करेंगे, उसके बाद इसे मॉड्यूलेट करेंगे। Hence the frequency deviation is equal to 1 plus 40 plus 1/40 1/2t। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है उसका वो जो होता है वो 1/2t होता है। ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है जो दो सिग्नल्स को ऑर्थोगोनल बनाता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँ, अगर आपके समझिए दो सिग्नल है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसका कुछ वेवफॉर्म इस तरह से दिखता हो। तो अगर मैं ये दो वेवफॉर्म को देखूं, इसमें पहला मैंने F1 डिनोट करता हूं और दूसरे को F2 डिनोट करता हूं। तो ये दो वेवफॉर्म अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो जब पहले वाले का पीक आता है तो दूसरा वाला जीरो होता है, जब दूसरे वाले का पीक आता है तो पहला वाला जीरो होता है। तो ये हम ये बोल सकते हैं ये दो वेवफॉर्म है दे आर कोहेरेंटली ऑर्थोगोनल, क्योंकि
अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करूंगा और इंटीग्रेट करूंगा जीरो से एक टाइम पीरियड पे, तो इसका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग है इस केस में, ये हम शो कर सकते हैं कि अगर दो एफएस के वेवफॉर्म को ऑर्थोगोनल बनाना है तो उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट 1/2t होती है। अगर दो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के वेवफॉर्म है, उन्हें हमें अगर ऑर्थोगोनल बनाना है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग है वो 1/2t होनी चाहिए। वो t जो है वो एक टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म है। क्योंकि ये मॉड्यूलेशंस की मिनिमम शिफ्ट कीइंग, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग जो रिक्वायरमेंट है दो एफएस के सिग्नल्स के लिए ऑर्थोगोनलिटी की, वो सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम इसे मिनिमम शिफ्ट कीइंग कहते हैं। क्योंकि ये जो मॉड्यूलेशन स्कीम है वो एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि आपको जो अगर टू एफएस के सिग्नल्स हो गए F1 और F2, उसको अगर ऑर्थोगोनल बनाना है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग की जो जरूरत पड़ेगी वो 1/2t है। क्योंकि ये मॉड्यूलेशन स्कीम वो सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम इसे मिनिमम शिफ्ट कीइंग कहते हैं। और इसमें एक और प्रॉपर्टी है, ये इसे हम जनरली कंटिन्यूअस फेज एफएस के भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई फेज डिसकंटिन्यूटी नहीं है एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड के मुकाबले। सो इसमें बेसिकली फेज कंटिन्यूटी है एक वेवफॉर्म से दूसरे वेवफॉर्म में, इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस फेज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग भी कहते हैं। तो इसमें तीन मेन प्रॉपर्टी जो देखा हमने एफएसके का, वो एक पहला है वो एक कांस्टेंट एनवेलप, दूसरा है इसमें जो दो वेवफॉर्म्स है, जो दो एफएसके वेवफॉर्म्स है, उसमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग है वो 1/2t है। t जो है वो टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म है। इसकी वजह से ये जो दो वेवफॉर्म है F1 और F2 वो कोहेरेंटली ऑर्थोगोनल है, और सिंस ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग है जिसकी वजह से दो वेवफॉर्म ऑर्थोगोनल है, इसलिए हम इसे मिनिमम शिफ्ट कीइंग कहते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी हमने देखा कि इसमें कोई फेज डिसकंटिन्यूटी नहीं है एक वेवफॉर्म से नेक्स्ट वेवफॉर्म के बीच में, इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस फेज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग भी कहते हैं। तो इसे मिनिमम शिफ्ट कीइंग का डेफिनेशन समझ में आ गया आपको कि मिनिमम शिफ्ट कीइंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दो वेवफॉर्म है उसमें ये मिनिमम स्पेसिंग रिक्वायरमेंट है 1/2t की, वो सेटिस्फाई करता है ताकि दो वेवफॉर्म है वो ऑर्थोगोनल बन सके। उसके अलावा इसमें एक कांस्टेंट एनवेलप है, इसकी वजह से आप हाईली एफिशिएंट पावर एम्पलीफायर्स का उपयोग कर सकते हैं, नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर्स लाइक क्लास सी पावर एम्पलीफायर्स का उपयोग कर सकते हैं, और इसमें कोई फेज डिसकंटिन्यूटी नहीं है एक वेवफॉर्म से दूसरे वेवफॉर्म में, इसकी वजह से इसे हम कंटिन्यूअस फेज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग भी कहते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मिनिमम शिफ्ट कीइंग का, इसकी वजह से इसका उपयोग 2G स्टैंडर्ड में और GSM स्टैंडर्ड में किया गया था। तो इसको किस तरह जनरेट करते हैं वो हम देखते हैं। जो आप समझिए कोई रैंडम बिट्स आ रही हैं 11000011, तो कोई रैंडम बिट्स आ रही हैं, पहले वो एक स्प्लिटर से जाएंगी ताकि आई वेव फॉर्म और क्यू वेव फॉर्म, जैसे हमने अगर आपको याद होगा क्वैम मॉड्यूलेशन में भी पढ़ा था और QPSK में भी पढ़ा था कि पहले हम इसे इन फेज और क्वाड्रेचर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो इसको जैसे आप देख रहे हो 11000011, तो ये पहला 1 इधर चला जाएगा, दूसरा 1 इधर आ जाएगा, पहला 0 इधर आ जाएगा, दूसरा 0 इधर आ जाएगा, पहला 0 ऊपर, दूसरा 0 सेकंड वाले पाथ में। तो इसकी वजह से आपने पहले डेटा को स्प्लिट कर दिया इन फेज और क्वाड्रेचर में। फिर हम इसे जनरली इसको एक जो 0 है उसको हम -1 नेगेटिव 1 के माध्यम से डिनोट करेंगे, और 1 जो है वो उस तरह से रहेगा। सिमिलरली बॉटम वाले ब्रांच में भी हम 0 को -1 से डिनोट करेंगे, और 1 जो है जो 1 बिट है वो एज इट इज रहेगा। फिर अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम साइन और कोसाइन वेवफॉर्म से वे करेंगे। तो आप अगर गौर फरमाओगे साइन और कोसाइन का जो फ्रीक्वेंसी है इस केस में वो है 1/4t। तो साइन का कोसाइन का वेव फ्रीक्वेंसी 1/4t है, और साइन का कोसाइन का वेव फ्रीक्वेंसी 1/4t है, और साइन का फ्रीक्वेंसी भी 1/4t। काफ़ी इजीली मैं शो कर सकता हूँ क्योंकि cos 2π fct होता है, 2π ft होता है, तो f जो होगा इस केस में वो 1/4t होगा, और इसमें भी 1/4t होगा। तो हमने देखा कि जो कोसाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1/4t है, और साइन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1/4t है। जब ये दो ऐड करेंगे तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दो वेवफॉर्म के बीच में वो 1/4t, जो दोनों मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाए, जब मैं दोनों वेवफॉर्म को ऐड करूंगा आगे जाके आगे स्टेज पे, तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4t प्लस 1/4t इक्वल टू 1/2t। जो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम इसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग कहते हैं।
चलिए अब देखते हैं इसको कोसाइन और साइन में किस तरह से मॉडुलेट किया जाता है। तो जो बिट स्ट्रीम जनरेट हुआ है तो उसे हम जो ऊपर की बिट स्ट्रीम उसे ये जो cos पाई टी 2t से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जैसे 1 को पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ 2t से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें ये मिल जाएगा। जो -1 है इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हम जो नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये पॉजिटिव है, ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे आप हमने देखा कि जैसे ये जो वेव फॉर्म है cos पाई टी 2t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमने देख रहे हैं यहाँ पर cos पाई टी 2t को जो जनरेट हुआ है 1 -1 -1 1 जो यहाँ जनरेट हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वेव फॉर्म जो आउटपुट पे ये वेव फॉर्म मिल जाएगी। तो काफ़ी सिंपल, जैसे मैंने पहले बताया काफ़ी सिंपल है ऑब्जर्व करने का। पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले पार्ट से तो ये पहला पार्ट आ जाएगा, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव कोसाइन से तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर -1 को पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर +1 को नेगेटिव वाले कोसाइन पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम इसका आउटपुट में जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर साइन पाई टी 2t की बात करें तो फिर हम वही करेंगे, जो साइन पाई टी 2t को मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 1 1 जो हमने आउटपुट यहाँ पर देखा है तो वैसे ही होगा। तो 1 से पॉजिटिव वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, -1 को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, 1 को वापस से पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 को वापस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया ए और सी में आउटपुट, ये ए और सी में जब कोसाइन पाई टी बाई 2t को आउटपुट से और साइन पाई टी 2t को क्यू आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसे मॉडुलेट करेंगे कोसाइन और साइन में, जो हम जनरली हर कोई मॉडुलेशन स्कीम में करते हैं, जैसे क्यूपीएस के में भी देखा होगा, एक्सटेंशन को में देखा होगा। ऊपर वाले को हम कोसाइन 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को साइन 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वेव फॉर्म है, अगर आपने गौर से देखा होगा तो इसमें पहले हम एक कोसाइन और साइन से वे करेंगे ताकि ये मेन पर्पस साइन और कोसाइन से मल्टीप्लाई करने का जो पहला स्टेज में ए और सी में, तो सो दैट आपका जो वेव फॉर्म है, आपका जो वेव फॉर्म उसमें एक प्रॉपर शेप आ जाए और इसकी वजह से इसमें एक बहुत अच्छा कांस्टेंट एनवेलप का प्रॉपर्टी आ जाए। इसके बाद हम इसे कोसाइन और साइन के साइनसॉइडल वेव फॉर्म जो एक्चुअल कैरियर वेव फॉर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टेज बी और डी में। उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे और हमें MSK का आउटपुट मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है जनरेट करने का, कोई MSK सिग्नल जनरेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप पहले डेटा इन लो, जो रैंडम बिट्स आ रही है, बाइनरी बिट्स आ रही है, पहले आप उसे सेग्रीगेट करो इन फेज और क्वाड्रेचर में, और जो आपकी जो 1 से उसे एज इट इज़ रहने दो, 0 जो है उसे आप फ्लिप करो, -1 में कन्वर्ट करो, फिर जो ऊपर की स्ट्रीम है उससे मल्टीप्लाई वो cos पाई टी बाई 2t से मल्टीप्लाई होगी, और जो नीचे की स्ट्रीम है, बॉटम स्ट्रीम है, वो साइन पाई टी बाई 2t से मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको जो साइनसॉइडल वेव फॉर्म मिलेंगे टॉप में और बॉटम में, वो फिर मॉडुलेट करेंगे कैरियर्स को, cos 2 पाई FCT को, sin 2 पाई FCT को, दोनों को ऐड करके जो आपको वेव फॉर्म मिलेगा वो MSK वेव फॉर्म होगा। और हमने देखा उसका जो फ्रिक्वेंसी स्पेसिंग होगी वो 1/40 + 1/40 = 1/2t होगी। तो इस तरह से हम MSK वेव फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका, मैंने इस तरह से भी यहाँ पर लिखा है, जैसे जो ये स्टेज है, ए स्टेज है, जो हमने इस स्टेज में यहाँ पर भी देखा था, ए स्टेज का आउटपुट यहाँ पर, जो ए स्टेज का आउटपुट जो एक स्टेज है यहाँ पर, उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट इस तरह से है। और जो क्योंकि यहाँ पर बिट डिले है टी का, तो जो मैंने यहाँ पर ही मेंशन किया है जो डिले बाय टीबी, तो ये जो इसलिए आप कोसाइन और साइन में आप देखोगे डिले है टीबी का, बिट पीरियड का डिले है, जो यहाँ पर भी नज़र आता है सी वेव फॉर्म। तो ए में आप देखोगे जो आपने कोसाइन AIT cos पाई टी बाई 2t जनरेट कर लिया, फिर आप इससे cos 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई कर रहे हो स्टेज बी में, जो हमने यहाँ पर भी देखा था। स्टेज बी में जो मल्टीप्लाई करोगे आप cos 2 पाई FCT से, उसके बाद आपको बी का आउटपुट मिल जाएगा, जो यहाँ पर भी दिखाई देता है वेव फॉर्म के तरीके से। सिमिलरली सी में हमने देखा था जो पॉइंट सी है वहाँ पर AQT जो साइन पाई टी बाई 2t से मल्टीप्लाई करके आप जो डिजिटल वेव फॉर्म वो इस तरह से जनरेट हुआ था, 1 1 1 1 -1 1 जो ये बिट्स है, अगर आपको याद होगा तो ये मल्टीप्लाई हुआ था
साइनसॉइडल वेव फॉर्म से, तो उसके बाद ये जनरेट हुआ था पॉइंट सी पे, उसके बाद हमने इसे साइन 2 पाई एफसीटी से मल्टीप्लाई किया था, तो ये कैरियर वेव फॉर्म जनरेट हो गया था, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव फॉर्म डी पे। फिर हम बी और डी को जब कंबाइन करेंगे तब हमें एस ऑफ टी मिलेगा। यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया आपको, अगर मैं बी और डी को कंबाइन करूँगा तो हमें आउटपुट मिलेगा ई, वो एक एमएस के वेव फॉर्म है। जो ई का जो वेव फॉर्म है वो एमएस के वेव फॉर्म है। मेन प्रॉपर्टी अगर आप महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर आप वेव फॉर्म्स देख सकते हो, तो इसका इन्वेलप देखोगे वो एक कांस्टेंट है, तो इन्वेलप में कोई वेरिएशन नहीं है एज कंपेयर टू द मॉड्यूलेटिंग वेव फॉर्म, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है मॉड्यूलेटिंग वेव फॉर्म की वजह से, इसलिए इसे कांस्टेंट इन्वेलप वेव फॉर्म कहा जाता है। तो जिसे हमने पहले पढ़ा है, इसमें एक कांस्टेंट इन्वेलप है, वो हम काफ़ी अच्छी तरीके से ई पॉइंट पे देख सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे इसमें इन्वेलप कांस्टेंट है। सो कैरियर वेव का जो वेरी हो रहा है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है, कहीं फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, कहीं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो जिसमें सिर्फ वेरिएशन जो आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से आ रहा है। तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मॉडुलेट हो रही है, उसके एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इसमें कांस्टेंट इन्वेलप है। सेकंड आप देखोगे फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग जो मैंने दिखाया था वो 1/2t है, इसलिए इसे कोहेरेंट एफएसके स्कीम भी कहा जाता है, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग जो रिक्वायरमेंट है, सो दैट जो दो एफएसके वेव फॉर्म है वो कोहेरेंटली ऑर्थोगोनल है, 1/2t है, इसमें भी वही नजर आता है। थर्ड ये देखेंगे, अगर आप इसको गौर से देखोगे, इससे ऑफसेट क्यूपीएसके का एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। जैसे ऑफसेट क्यूपीएसके में भी आप पहला सेकंड चेन है उसे डिले करते हो एक बिट पीरियड से, और उसके बाद दोनों वेवफॉर्म को ऐड करके आप ट्रांसमिट करते हो, तो ये एक एक्सटेंशन ऑफ ऑफसेट क्यूपीएसके का भी किस तरह से भी देखा जा सकता है। द मेजर डिफरेंस एक जो है ऑफसेट क्यूपीएसके और एमएसके में जो है, एमएसके में जो हम यहाँ पर साइन और कोसाइन से वे करते हैं, जैसे 1/4t जो फ्रीक्वेंसी है कोसाइन की, 1/4t जो साइन की फ्रीक्वेंसी है उससे वे करते हैं, वेरस ऑफसेट क्यूपीएसके में एक रेक्टेंगुलर पल्स से वे होता है, जैसे रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म जैसे आती है वैसे ही हम उसे भेज देते हैं, बट एमएसके में हम इसे कोसाइन और साइन से वे करते हैं। तो ये एक्सटेंशन ऑफ और वेरिएशन ऑफ ऑफसेट क्यूपीएसके की तरह से भी देखा जा सकता है। तीन प्रॉपर्टी हमने देख लिया एमएसके के, कांस्टेंट इन्वेलप जो काफ़ी अच्छी तरह से नज़र आ रहा है पॉइंट टी में, और एक इसमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग है 1/4t प्लस 1/4t इक्वल टू 1/2t, जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग रिक्वायरमेंट है, सो दैट दो वेव फॉर्म्स कोहेरेंटली ऑर्थोगोनल हो, F1 और F2, वो एक सेटिस्फाई हो रही है। और थर्ड ये एक वेरिएशन ऑफ ऑफसेट क्यूपीएसके की तरह से भी देखा जा सकता है इसको, क्योंकि इसमें जो अगर आप मैंने जो साइनसोइडल वेइंग की जगह अगर रेक्टेंगुलर वेइंग किया, तो इसमें एक ऑफसेट क्यूपीएसके का वेव फॉर्म भी जनरेट हो सकता है। तो एस ऑफ टी आउटपुट में इस तरह से दिखता है, जैसे मैंने बताया ए आई टी जो आपका मॉडुलेटिंग सिग्नल था, +1 -1 -1 +1, फिर हमने कोसाइन से मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने देखा कोसाइन πt/2t cos 2 पाई एफसीटी, प्लस AQT जो हमने बॉटम वेव फॉर्म में जो बिट स्ट्रीम थी, +1 -1 +1 +1, फिर साइन πt/2t इंटू साइन 2 पाई एफसीटी। अगर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जो सिमिलर प्रॉपर्टी यूज़ करके cos A इंटू cos B प्लस साइन इंटू साइन B का प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो आउटपुट होगा ये SFT है, वो एक MSK वेव फॉर्म है। SFT है वो एक MSK वेव फॉर्म है। तो MSK वेव फॉर्म का जो अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन इंटरप्रिटेशन देखना चाहूँगा तो BPSK में जैसे हमने देखा, BPSK सबसे ज़्यादा जनरली जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी BPSK की वो जनरली 1 बिट्स पर सेकंड पर हर्ज होती है, और उसमें जो अगर आप 1 बिट भेजना चाहोगे तो आपको टिपिकली 1 हर्ज की फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। और QPSK और ऑफसेट QPSK उसकी जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जनरली 2 बिट्स पर सेकंड पर हर्ज होती है, तो उसको जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है वो हाफ होती है BPSK की, अगर सेम डेटा आपको भेजना है। अगर आपको 1 बिट QPSK में, अगर 1 बिट BPSK में भेजना है तो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी के हिसाब से आपको 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगेगी, वेरएज अगर QPSK में भेजना है तो आपको 0.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगेगी। और जो MSK वेव फॉर्म है, अगर आप देखोगे ये BPSK और QPSK के बीच में लाई करता है, तो उसकी जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है वो BPSK से बेहतर है बट QPSK से खराब है।
तो इसके जो प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे वो बीपीएस के स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी की अगर स्पेसिफिकली बात करूं मैं, तो जो एमएसके की जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है वो एमएसके की जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है वो बीपीएसके से बेहतर है और क्यूपीएसके से खराब है। लेकिन इसका मेजर एडवांटेज जो है, जैसे मैंने बताया, इसमें एक कांस्टेंट इन्वेलप होता है और ये साइन और कोसाइन से वे किया जाता है। इसकी वजह से जो इसके साइड लोब्स में जो डिग्रेडेशन है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो अगर आप बीपीएसके और क्यूपीएसके में देखोगे तो साइड लोब्स जो देखोगे, मेन लोब के अलावा जो साइड लोब्स है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, वेरएज अगर आप एमएसके में देखोगे साइड लोब्स काफ़ी कम है। तो ये एक मेजर एडवांटेज है एमएसके का एज कम्पेयर टू बीपीएसके और क्यूपीएसके में। तो सिंस इसका साइड लोब्स काफ़ी कम है तो इसमें जैसे मैंने बताया आप एक पावर एफिशिएंट क्लास सी एम्पलीफायर्स का उपयोग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें, जैसे हम अभी तक हमने एमएसके के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे पल्स शेपिंग फिल्टर जो एमएसके के साथ जनरली यूज होता है। तो ये एक जो मेन पल्स जो एक पल्स शेपिंग फिल्टर जो एमएसके के जनरली यूज होता है वो गॉसियन पल्स शेपिंग फिल्टर होता है। वो एक ये आरआरसी फिल्टर, रूट रेस्ट कोसाइन फिल्टर जो आपने कभी पढ़ा होगा, या रेस्ट कोसाइन फिल्टर या एक्सपोनेंशियल फिल्टर का से काफ़ी अलग होता है। तो गॉसियन फिल्टर जनरली एक पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशन स्कीम, जैसे हमने पढ़ा, एमएसके के साथ जनरली यूज होता है और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है। आरआरसी, अगर रूट रेस्ट कोसाइन फिल्टर की बात करें, रेस्ट कोसाइन फिल्टर्स की बात करें, उसमें एक जीरो क्रॉसिंग होता है, उसकी वजह से इंटर सिंबल इंटरफ्रेंसेस नहीं होती है दो सिंबलों के बीच में। वेरएज गॉसियन फिल्टर जो होता है वो एक काफ़ी स्मूथ फिल्टर होता है, वो आईएसआई जनरली अवॉइड नहीं कर सकता, बट उसका जो आउटपुट होता है उसका आउटपुट काफ़ी स्मूथ होती है, उसकी वजह से आपकी जो साइड लोब्स होती है, खासकर जो वेव फॉर्म जो आउटपुट में जनरेट उसकी काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू आरआरसी फिल्टर्स और एनी अदर फिल्टर्स। तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और जो अल्फा है वो इसकी वैल्यू इस तरह से होती है स्क्वायर रूट ऑफ ln 2/2/b, और इसे जनरली 0.5888/b भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप एक चीज़ देखोगे, अगर अल्फा की वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है तो आपका जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है फॉर सेम मॉड्यूलेटिंग वेव फॉर्म वो कम हो रहा है। सिंस आपकी बैंडविड्थ कम हो रही है तो जो पल्स ड्यूरेशन है टाइम डोमेन में वो बढ़ जाएगी। जो आपकी पल्स ड्यूरेशन है टाइम डोमेन में वो, जब आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो रही है तो पल्स ड्यूरेशन जो टाइम डोमेन में वो बढ़ जाएगी, इसकी वजह से आपकी इंटर सिंबल इंटरफेरेंस भी बढ़ जाएगी। तो एक डिसएडवांटेज है इसमें, अगर आपकी अल्फा की वैल्यू आपने काफ़ी अच्छी रखी तो आपकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपके सेम कम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो गई सेम डेटा सिंबल के लिए, बट उसकी वजह से आपके जो टाइम डोमेन में पल्स स्प्रेड हो जाएगी, उसकी वजह से इंटर सिंबल इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी। जैसे मैंने बताया कि गॉसियन फिल्टर का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि वो ऑलरेडी, ऑल्दो वो काफ़ी स्मूथ ट्रांसफर फंक्शन होता है, इसकी वजह से आपके साइड लोब्स काफ़ी रिड्यूस हो जाते हैं, बट इसमें एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि ये इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को अवॉइड नहीं करता है, क्योंकि नाइक्विस्ट आईएसआई क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता है। इसकी वजह से दो सिंबलों के बीच में इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होगा ही, बट इसका एक मेजर बेनिफिट ये होता है क्योंकि आपके साइड लोब्स काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं तो आप पावर एफिशिएंट क्लास सी एम्पलीफायर्स का उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि जैसे आपकी अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी, आपकी जो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है वो कम हो जाएगी, तो आपकी जो मॉड्यूलेशन है वो काफ़ी स्पेक्ट्रली एफिशिएंट बन जाएगी, लेकिन उसकी वजह से आपकी जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, वो ट्रेड ऑफ है, जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस है वो भी बढ़ जाएगी, इसकी वजह से आपकी एरर प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो एक ट्रेड ऑफ है जीएमएस के सिस्टम के लिए। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर भी दिखाया, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स की तरफ से अगर मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया ट्रांसफर फंक्शन का, तो मुझे इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और इम्पल्स रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पर टाइम डोमेन में प्लॉट किया है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप जैसे आपकी अगर बैंडविड्थ कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी पल्स ड्यूरेशन है जो वो बढ़ जाएगी, और गॉसियन पल्स शेपिंग फिल्टर को जनरली हम बीटी प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। बी जो होता है वो बेसबैंड बैंडविड्थ या 3 dB बैंडविड्थ होता है, और टी जो होता है वो टाइम ड्यूरेशन या बिट ड्यूरेशन होता है सिंबल का। तो जैसे आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी या बैंडविड्थ कम हो जाएगी, आपकी पल्स से जो, जैसे आपकी बैंडविड्थ की वैल्यू कम हो जाएगी तो B2 की वैल्यू, BT की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और आपकी जो पल्स है वो टाइम डोमेन में स्प्रेड हो जाएगी, और इसकी वजह से आपकी इंटर सिंबल इंटरफेरेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो जैसे BT की वैल्यू बढ़ रही है, ऑब्वियस आपकी बैंडविड्थ की वैल्यू, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो आपके टाइम डोमेन में आपकी पल्स श्रिंक हो जा रही है।
तो इससे काफ़ी ऑब्वियसली हम इस फिगर में भी वो चीज़ देख सकते हैं, जैसे आपकी बैंडविड्थ की वैल्यू बढ़ रही है तो बीटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपको टाइम डोमेन में जो है वो पल्स श्रिंक का, टाइम डोमेन में जो पल्स है वो श्रिंक हो जा रही है। इसलिए बीटी की जो बीटी की वैल्यू ज़्यादा वैल्यू के लिए आपकी पल्स श्रिंक हो गई क्योंकि आगे बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। सिमिलरली अगर आपकी बैंडविड्थ जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ वो कम हो जाएगी फॉर सेम मॉडुलेटिंग सिंबल, तो आपकी जो बीटी की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, वो टाइम डोमेन में आपकी पल्स स्प्रेड हो जाएगी, जो हम बीटी इज इक्वल टू 0.3 में देख रहे हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये एक मेजर ट्रेड ऑफ है गॉसियन पल्स शेपिंग फिल्टर में। अगर आप बीटी की वैल्यू कम रखते हैं, अगर आपकी बीटी की वैल्यू कम रखते हैं तो आपकी मॉड्यूलेशन काफ़ी स्पेक्ट्रल एफिशिएंट हो जाएगी, यानी आपको कम बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट उसका ड्रॉबैक ये है कि आपके जो टाइम डोमेन में वो पल्स स्प्रेड हो जाती है, उसकी वजह से इंटर सिंबल इंटरफेरेंस भी बढ़ जाता है। अगर मैं उसका ऑपोजिट करूँ, अगर मैंने बैंडविड्थ ज़्यादा रखा, रिक्वायर बैंडविड्थ ज़्यादा रखा, तो आपके मॉड्यूलेशन जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी क्योंकि आपकी ज़्यादा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है सेम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए। बट उसका एक एडवांटेज ये होगा कि आपके टाइम डोमेन में पल्स काफ़ी छोटी हो जाएगी, उसकी वजह से आपके इंटर सिंबल इंटरफेरेंस कम हो जाएगी। तो ये एक ट्रेड ऑफ है गॉसियन पल्स शेपिंग फिल्टर में। तो ये गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग किस तरह से, जब हमने एमएसके जनरेशन ऑलरेडी देखा, अगर एमएसके के सामने हमने एक गॉसियन फिल्टर रख दिया तो ये कंप्लीट जो जनरेशन है वो एक जीएमएस के मॉड्यूलेशन हो जाता है। जैसे मिनिमम शिफ्ट कीइंग का जनरेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा, देखा कि किस तरह से जनरेट होता है। एक बाइनरी बिट्स आ रही हैं, बाइनरी बिट्स को कैसे हम साइन और कोसाइन से वे करते हैं, उसके बाद फिर हम इसे मॉडुलेट करते हैं साइन और कोसाइन से, फिर कंबाइन करके उसे भेजते हैं। अगर उसके आगे हमने गॉसियन फिल्टर लगा लिया तो ये जो कंप्लीट मॉडुलेशन होता है उसे हम कहते हैं गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग। मिनिमम शिफ्ट कीइंग जो मॉडुलेशन है और गॉसियन जो पल्स शेपिंग फिल्टर हम यूज़ कर रहे हैं मिनिमम शिफ्ट कीइंग के पहले। तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि मिनिमम गॉसियन फिल्टर लगाने के बाद आपकी जो साइड लोब्स है और रिड्यूस हो जाएंगी, तो इसकी वजह से इसमें आप नॉन लीनियर हाई पावर एम्पलीफायर्स यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी इसकी पावर एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पर ही मेंशन किया है, इट इज़ अ वेरी एक्सीलेंट पावर एफिशिएंसी, क्योंकि आपकी साइड लोब्स काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि गॉसियन फिल्टर काफ़ी स्मूथ होता है और उसकी वजह से आपके साइड लोब्स काफ़ी रिड्यूस हो गई हैं। इसकी वजह से आप नॉन लीनियर हाई पावर एम्पलीफायर्स का उपयोग कर सकते हैं और ये मॉडुलेशन काफ़ी पावर एफिशिएंट बन जाता है। इट इज़ अ गुड स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि आप अगर आप बीटी की वैल्यू कम है तो आपकी जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो लेकिन इसका एक ड्रॉबैक जैसे मैंने बताया, क्योंकि अगर आप स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी आप बढ़ाना चाहोगे, अगर आप बीटी की जो वैल्यू है वो कम रखोगे स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो आपकी इंटर सिंबल इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी। तो इसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी बीटी की वैल्यू 0.5 से के आसपास है, तो आप 0.5 के ऊपर है तो जो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का डिग्रेडेशन उतना सीवियर नहीं होता है। और जैसे हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, अगर बीटी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो आपके इंटर सिंबल इंटरफेरेंस कम हो रही है। इसका लेकिन मेजर ड्रॉबैक ये है, एक और ड्रॉबैक इसका ये है, जो हमने अगर आपने गौर से देखा होगा, जो जीएमएस के मॉडुलेशन है वो सिर्फ 2G सिस्टम्स में ही यूज़ हुआ, 2G या 2.5G, अगर एज की बात करें, GPRS की बात करें, तो उसमें ही सिर्फ यूज़ हुआ था। 3G के उपरांत इस मॉडुलेशन का उपयोग नहीं किया गया था। इसका एक मेजर रीज़न ये है, क्योंकि ये जो मॉडुलेशन है, जैसे मैंने बताया, ये इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को पूरी तरह से नलीफाई या एलिविएट नहीं करता है। इसका एक मेजर ड्रॉबैक ये है क्योंकि ये इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को पूरी तरह से एलिविएट या ड्रॉबैक नहीं करता है। और हमने देखा, जब मल्टीपाथ चैनल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और आपका जो डेटा रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें फिर आपके इंटर सिंबल से इंटरफेरेंस की प्रॉबिलिटी भी बढ़ जाती है। आपके मोस्ट लाइकली आपको जो रिसीवर में सिग्नल मिलेगी वो काफ़ी डिग्रेडेड होगी, और उसके ऊपर अगर ये मॉडुलेशन इटसेल्फ वो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस इंट्रोड्यूस करता है, तो अपनी सिग्नल क्वालिटी रिसीवर पे वो काफ़ी डिग्रेड हो जाती है। तो इसका मेजर ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक वो है। दूसरा ड्रॉबैक इसमें, क्योंकि ये इंटर सिंबल इंटरफेरेंस खुद ही जनरेट कर रहा है, तो ये जो एरर फ्लोर है, ये एक कांस्टेंट एरर फ्लोर देगा आपको रिसीवर पे। तो वॉइस कम्युनिकेशन की अगर बात करें, जैसे जो 2G सिस्टम था वो प्राइमरी वॉइस कम्युनिकेशन के लिए था, तो उसमें 10⁻³ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की रिक्वायरमेंट थी। वो जीएमएस के लिए काफ़ी थी। तो 10⁻³ अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर रिक्वायरमेंट है और अगर आपके इंटर सिंबल इंटरफेरेंस भी जनरेट हो रहा है जीएमएस की वजह से, तो ठीक है। लेकिन अगर डेटा सिंबल की बात करें, डेटा ट्रांसमिशन की बात करें, 3G या 4G में बात, जहाँ मेन फोकस डेटा पे है, तो उसकी जो बिट रिक्वायरमेंट होती है डेटा की, जनरली 10⁻7 या 10⁻8 होती है, उसमें जीएमएस के मॉडुलेशन जनरली काम नहीं करता है, क्योंकि उसके एरर फ्लोर जो है वो जनरली 10⁻3 10⁻4 तक ही रहता है।
तो उसको आप और रिड्यूस नहीं कर सकते। उसमें जो इररिड्यूसिबल एरर फ्लो जो देखा हमने वो 10⁻³ 10⁻⁴ तक रहता है। इसलिए जीएमएस के डेटा मॉड्यूलेशन के लिए अगर आपका प्राइमरी मोटिवेशन डेटा ट्रांसमिशन है उसके लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए 2G सिस्टम्स के बाद जीएमएसके का उपयोग नहीं किया गया है। उसके बाद हमने जनरली कोई और मॉड्यूलेशन स्कीम जैसे हम पढ़ेंगे OFDM जो हम आगे जाके पढ़ेंगे 4G और 5G सिस्टम्स की बात करें या वाईफाई के सिस्टम्स की बात करें जहाँ पर OFDM का उपयोग किया जाता है क्योंकि OFDM का बहुत अच्छी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है और उसमें कोई इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस भी जनरेट नहीं होता है मॉड्यूलेशन की वजह से। अगर सब कुछ सही रहा तो OFDM खुद से कोई इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस जनरेट नहीं करता है। वेरएस GMSK में क्योंकि ये गॉसियन फिल्टर यूज करता है जो नाइक्विस्ट आईएसआई क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है, इसके वजह से सिंबल्स में इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस जनरेट होते हैं। इसलिए GMSK 3G और 4G स्टैंडर्ड्स में उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये चीज हमने यहां पर भी लिखा है और ये आपको दर्शाया है। तो इसके बारे में जैसे मैंने बताया, मैंने आपको टाइम रिस्पांस दिखाया था बीटी प्रोडक्ट का, मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बता रहा हूं। जैसे नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी में जैसे मैंने बताया अगर आपकी बीटी वैल्यू बढ़ती है तो बीटी बढ़ती यानी आपको बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वो आपको इसमें से भी नजर आता है। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। जैसे टाइम में अगर आपने ये स्लाइड में जैसे देखा था टाइम डोमेन में देखा था अगर बीटी की वैल्यू ज़्यादा है तो पल्स ड्यूरेशन काफ़ी कम हो गई है। आप देखोगे बीटी वैल्यू काफ़ी स्क्यूड पल्स है, काफ़ी नैरो पल्स है टाइम डोमेन में। तो ऑब्वियसली बात है फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ये काफ़ी ब्रॉड पल्स हो गई है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन देखोगे B2 काफ़ी ब्रॉड है क्योंकि टाइम और फ्रीक्वेंसी एनालॉगस है। अगर टाइम में कोई चीज़ श्रिंक हो रही है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी में वो एक्सपैंड होगी। तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो बीटी की है वो ज़्यादा है, BT = 2 की ज़्यादा एज कम्पेयर टू BT = 1 और BT = 0.3 में आपको देखोगे तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो गई है। लेकिन अगर आप वही चीज़ आपने टाइम डोमेन में देखा था वो पल्स काफ़ी स्प्रेड हो गई है टाइम डोमेन में। तो जैसे BT की वैल्यू = 2 सबसे लीस्ट, इसमें सबसे लीस्ट ISI होगा और इसमें हाईएस्ट और लार्जेस्ट ISI लिख देता हूँ मैं, इसमें लार्जेस्ट ISI होगा इफ आई कंपेयर, क्योंकि BT की वैल्यू 2 में यानी आपकी बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा है और टाइम डोमेन में पल्स काफ़ी नैरो है तो उसमें इंटर सिंबल इंटरफेरेंस सबसे कम होगा। लेकिन BT की 0.3 में आपकी टाइम डोमेन में पल्स काफ़ी स्प्रेड हो गई है क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट कम है तो इसमें इंटर सिंबल इंटरफेरेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर ही मेंशन किया है। एज BT प्रोडक्ट इंक्रीजेस साइड लोब्स फॉल्स रैपिडली हेंस इट कंज्यूम्स लेस बैंडविड्थ। तो जैसे मैंने BT = 0.3 की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट सबसे कम होगी एज कम्पेयर टू BT = 0.5 या 1 या 2। रेड्यूसिंग BT इंक्रीजेस इररेड्यूसिबल एरर फ्लो ड्यू टू इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस, जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर आप BT की वैल्यू काफ़ी कम कर दोगे तो उसकी वजह से आपके टाइम डोमेन में काफ़ी पल्स स्प्रेड हो जाएगी, इसकी वजह से आपके इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस बढ़ जाएगी। For mobile communication, as long as GMSK irreducible error flow is less than that produced mobile, there is no penalty in using GMSK. अगर आपके मोबाइल कम्युनिकेशन जो वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन है, आपका जो इररिड्यूसिबल एरर फ्लो है, अगर मोबाइल चैनल जो जनरेट कर रहा है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू GMSK तो कोई पेनल्टी नहीं है। तो जैसे हमने देखा वॉइस कम्युनिकेशन में जनरली आपका बेटर रिक्वायरमेंट -3 होती है, तो अगर इररिड्यूसिबल एरर फ्लो जो मोबाइल चैनल प्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपाथ्स वगैरह वगैरह वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो GMSK प्रोड्यूस कर रहा है तो कोई पेनल्टी नहीं है। बट डेटा कम्युनिकेशन में जनरली आपको बेटर रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिगनेंट होती है तो GMSK जो इररिड्यूसिबल एरर फ्लो होता है वो जनरली एड ऑन करता है और उसकी वजह से आपका सिग्नल काफ़ी डिग्रेड हो जाता है। अगर GMSK बेटर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उसके वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, Q फंक्शन ऑफ √2 gamma EB/N0, गैमा इज कॉन्स्टेंट रिलेटेड टू BT। जो गैमा की जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है, वो BT कि जो प्रोडक्ट उस पर डिपेंडेंट होती है। जैसे BT की अगर प्रोडक्ट 0.25 है तो गैमा की वैल्यू 0.68 है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर GMSK का BPSK जो BPSK का प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अगर आपको याद होगा Q फंक्शन ऑफ 2 EB/NO है, अगर आप उससे कंपेयर करें तो इसमें डिग्रेडेशन हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का। PPSK की बात करें या QPSK की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की बात करें तो इसमें डिग्रेडेशन हो रहा है GMSK में क्योंकि इसमें इररिड्यूसिबल एरर फ्लो जनरेट हो रहा है इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस की वजह से। बट इसका एक मेजर एडवांटेज जैसे मैंने बताया इसमें इसका एक मेजर एडवांटेज है क्योंकि ये साइड लोब्स काफ़ी रिड्यूस कर देता है क्योंकि ये एक पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशन है, इसमें नॉन कांस्टेंट एनवेलप है तो आप हाई एफिशिएंसी पावर एम्पलीफायर्स लाइक क्लास C पावर एम्पलीफायर्स का उपयोग कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी पावर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये एक ट्रेड ऑफ है GMSK में।
और इसके अलावा अगर मैं प्योर एमएसके की बात करूँ, एमएसके का बिट एरर प्रोबेबिलिटी भी सेम इस तरह से लिखा जा सकता है। ये जीएमएसके का बिट एरर प्रोबेबिलिटी है, गॉसियन मिनिमम शिफ्ट का, जहाँ पे गॉसियन फिल्टर यूज़ किया। अगर सिर्फ प्लेन एमएसके की बात करूँ, प्लेन एमएसके जहाँ पर गॉसियन फिल्टर यूज़ नहीं किया जाता है, उसकी भी एरर प्रोबेबिलिटी इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्यू फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 गैमा ईबी बाय एनओ। लेकिन उसमें जो गैमा की वैल्यू होगी वो होगी 0.85। अगर एमएसके की बात करूं, उसका तो एरर प्रोबेबिलिटी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू फंक्शन ऑफ सेम फॉर्म में जो जीएमएसके का, बट गैमा की वैल्यू उसमें चेंज हो गई है, गैमा इक्वल टू 0.85 हो जाती है, क्योंकि इसमें बीटी प्रोडक्ट जो होता है एमएसके का वो इन्फिनिटी होता है। तो इसमें जो एमएसके का जो बिट एरर प्रोबेबिलिटी है वो स्लाइटली बेटर है जीएमएसके से, बट उसका एक ड्रॉबैक, जैसे मैंने बताया, एमएसके में कोई पल्स शेपिंग फिल्टर यूज़ नहीं होता, तो उसमें वेरी हाई साइड लूप्स होते हैं, उसकी बैंडविड्थ होती है वो टिपिकली इनफाइनाइट हो जाती है। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो होती है एमएसके की वो इनफाइनाइट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहां हम एक सिंपल कैलकुलेशन करेंगे 3 dB बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट की जीएमएसके सिस्टम के लिए। तो इसमें दो चीज़ दी हुई है हमें, एक डेटा रेट दी हुई है, जिसकी डेटा रेट दी हुई है 270 किलोबिट्स पर सेकेंड, यानी आपकी जो आरबी की वैल्यू है, डेटा रेट हम इसे आरबी से डिनोट करेंगे, वो दी हुई है 270 किलोबिट्स पर सेकेंड, और जो बीटी की वैल्यू दी हुई है वो 0.25 है। बीटी की वैल्यू दी हुई है 0.25, यानी ये काफ़ी स्पेक्ट्रली एफिशिएंट सिस्टम है, क्योंकि बीटी की वैल्यू काफ़ी कम है, यानी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट काफ़ी कम है। बट इसमें एक ड्रॉबैक जो होगा वो आपकी इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का होगा। इसमें ये पूछा गया है फाइंड द 3 dB बैंडविड्थ। इसमें 3 dB बैंडविड्थ आपको निकालना है। तो हमें आरबी पता है, हमें बीटी पता है, तो आरबी से हम टीबी निकाल सकते हैं या टी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टीबी तो बिट ड्यूरेशन या टी बिट ड्यूरेशन, अगर मैं टी से डिनोट करूँ तो टी इक्वल टू 1/RB होगा। तो हम 1/270 इंटू 10⁻³ करेंगे तो हमें आरबी की वैल्यू टीबी की वैल्यू मिल जाएगी। हम उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, जो 3 dB बैंडविड्थ है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें इस तरह से तो हमें टी की वैल्यू 3.7 माइक्रोसेकेंड्स मिल जाएगी, और जो बेस बैंड बैंडविड्थ है 3 dB वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर इसमें और कुछ मैं करना चाहूँ तो इसमें अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है तो पीबी इक्वल टू क्यू फंक्शन ऑफ, अब जो हमने पढ़ा था 2 गैमा ईबी बाय एनओ, और हमने देखा था गैमा की वैल्यू क्या होगी 0.68 फॉर बीटी प्रोडक्ट ऑफ 0.25। तो हम इसको अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यू फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 0.25 EB बाय एन, 0.25 नहीं होगा यहाँ पर, 0.68 इंटू EB बाय एनओ। तो हमें अगर EB बाय एनओ की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी निकाल सकते हैं फॉर अ जीएमएस के सिस्टम जिसकी बीटी प्रोडक्ट 0.25 है। इस तरह से हम एक जीएमएस के सिस्टम का बैंडविड्थ कितनी रिक्वायरमेंट है फॉर अ गिवन टाइम पीरियड फॉर अ गिवन डेटा रेट हम निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये जो पार्ट सी है जहां हमने जीएमएस के मॉड्यूलेशंस के बारे में पढ़ा वो समाप्त होता है, और हमने देखा कि जीएमएस के जो मॉड्यूलेशन है उसकी बहुत अच्छी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ है, बट उसमें एक मेजर ड्रॉबैक वो है कि वो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को कम्प्लीटली एलिविएट नहीं करता है। इसकी वजह से उसका जो लिमिटेड यूज़ था वो सिर्फ 2G सिस्टम्स में था, जो प्रीडोमिनेंटली वॉइस सिस्टम्स था, जहाँ पर बिट रिक्वायरमेंट 10⁻³ या 10⁻⁴ तक रहती थी। फॉर डेटा सिस्टम, डेटा डोमिनेटेड सिस्टम्स जैसे 3G की बात करें या 4G या 5G की बात करें, वहाँ पर जीएमएस का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बताया उसमें एक मेजर ड्रॉबैक जो है वो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस का है। उसकी वजह से आपके इररिड्यूसिबल एरर फ्लो हो जाती है, जो आप किसी भी तरीके से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अब आगे के लेक्चर्स में और पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो हमने निकाली है वो एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइस चैनल के लिए निकाली है। आगे हम देखेंगे अगर वायरलेस चैनल हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर किस तरह से निकाला जा सकता है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।